हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियोस में आज के हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, पीपीसी एजम्पशंस, पीपीसीज प्रॉपर्टीज। देखिए, ये जो हमारी सीरीज है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के लिए सीरीज है। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक ये सारे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम है मनीषा वर्मा और इस चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिलेगी, सीरीज देखने को मिलेगी। आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहली बात, इकोनॉमी क्या होती है? जी देखिए, किसी भी देश को चलाने का तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी, कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चली जाएगी। ठीक है ना, वहां पर कैसे कैसे प्रोडक्शन होगा, क्या वहां पर प्रोडक्शन सरकार करेगी या फिर प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे या फिर दोनों ही मिलकर करेंगे। तो इसे कहा जाता है इकोनॉमी, कि धन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो कैसे चलेगी। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम किसी देश में रहते हैं तो रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें चाहिए होता है पैसे, मनी चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए। अब ये मनी कंसेप्ट, ये वेल्थ का क्रिएशन, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है उसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं। और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 तरह की इकोनॉमी होती है। ठीक है, हम बोलते हैं कि इंडिया एक इकोनॉमी है, अमेरिकन इकोनॉमी, लेकिन ये सभी सिर्फ 3 तरह की इकोनॉमी पर बेस्ड होती है। सबसे पहले होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, फिर उसके बाद होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी और फिर उसके बाद होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी पर, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पर कि गवर्नमेंट मार्केट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है। अब मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। ये देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो जब हम उसको बेचते हैं तो वही हमारी इनकम होती है। इनकम का जनरेशन इसी तरीके से होता है। इसीलिए हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात करें। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है? गुड्स वो चीजें होती है जो सामान होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हमारा सोफा हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, फैन, टीवी, ये सब चीजें गुड्स होती है। और सर्विसेज, सर्विसेज भी चीजें ही होती है जिनको खरीदने के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, लेकिन ये इनटेंजिबल होती है क्योंकि ये दिखाई नहीं देती। जैसे कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहा होता है, ठीक है, कोई डॉक्टर हमें हमारा इलाज कर रहा होता है, कोई लॉयर हमारा केस लड़ रहा होता है, तो ये सभी लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इतना हमें समझ में आया कि जो एक इकोनॉमी होती है वहां पर गुड्स और सर्विसेज ही प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर उसको बेचकर वो अपनी इनकम जनरेट करते हैं, फिर उस इनकम को वो जो भी उनको चीजें चाहिए होती है उस पर खर्च करते हैं। यही एक इकोनॉमी का साइकिल होता है। आगे जाके हम इसको भी पढ़ेंगे। तो इकोनॉमी यानी कि देश को चलाने का तरीका किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। एक इकोनॉमी का टाइप होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां पर कि मार्केट में गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। यहां पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सबकी जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राइवेट सेक्टर्स की। यहाँ पर गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखना। अगर बाहर किसी कंट्री ने हम पर, मान लीजिए कोई हम पर हमला कर दिया है, ठीक है, तो उसको रिटेलिएट करना, तो उसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है कि मार्केट में। अब यहाँ पर कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो यहाँ पर सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि फ्री में गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड होगी, नहीं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव से, क्योंकि सारे प्राइवेट सेक्टर हैं तो वो सब सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। तो देखते हैं कि वहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हमें प्राइस दे रखा है, यहाँ पे डिमांड और यहाँ पे सप्लाई। तो प्राइस 1 2 3 है, मान लीजिए किसी गुड्स का प्राइस 1 है, फिर जब बढ़ता है 2 हो जाता है, फिर 3 हो जाता है। जब प्राइस बहुत कम होता है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, मान लीजिए 15 यूनिट की होती है, तब इसकी सप्लाई कम होगी क्योंकि इसको बेचने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाता है, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, लेकिन उस चीज की सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि अब इसको बेचने से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन जब उसका प्राइस और बढ़ेगा तो जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और जो सप्लाई होगी वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब प्राइस 1 रुपए है
तो डिमांड 15 यूनिट की है और जो सप्लाई है वो 5 यूनिट की, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारे सप्लायर होंगे, वो देखेंगे कि अरे इसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसका प्राइस भी बढ़ रहा है, चलो इसी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो उस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाएगी लेकिन डिमांड कम हो जाएगी। फिर वैसे ही जब और ज़्यादा नए नए प्रोड्यूसर इसमें आएंगे उसकी सप्लाई करने के लिए, तो क्योंकि प्राइस बढ़ेगा उस चीज़ का, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डिमांड और कम हो जाएगी। तो जब ये देखेंगे कि डिमांड सिर्फ 5 यूनिट की है और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो अपनी सप्लाई कम कर देंगे फिर से। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट की सप्लाई हो जाएगी और प्राइस फिर से 2 रुपए पहुंच जाएगा, जहां पर कि डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसे ही प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, जहां पर जिस प्राइस पर डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं वही प्राइस डिटरमाइन होता है और उतनी ही क्वांटिटी जो होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये होती है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इस तरीके को हम क्या कहते हैं, जब प्राइस डिटरमाइन होता है डिमांड फोर्स से, मार्केट फोर्स से। मार्केट फोर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई, क्योंकि मार्केट में यही दो चीजें होती है जो कि प्राइस का डिटर्मिनेशन करती है कि क्या प्राइस होगा और किसी चीज का प्रोडक्शन कितनी क्वांटिटी में होगा। डिमांड और सप्लाई ही डिटरमाइन करते हैं, यही तय करते हैं। जैसे कि यहाँ पर तय कर रहे हैं कि अगर 1 रुपये प्राइस है तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ठीक है ना। फिर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ेगा और नए सप्लायर आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो प्राइस डिटरमाइन होगा वो 2 रुपये होगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बराबर है। ठीक है, तो इस सिस्टम को कहा जाता है प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। देखिए, इसे कहा जाता है प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, जहां पर कि डिमांड और जो सप्लाई होते हैं वो फ्री होकर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। अब देखिए, 2 रुपए, अगर किसी चीज का प्राइस 2 रुपए हो गया है ना, इसका मतलब ये है कि सभी को 2 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 2 रुपए पे नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करेगी? नहीं करेगी। जैसे कि हमारे देश में होता है, या बहुत सारे देशों में ऐसा होता है कि जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो बीच में इंटरफेयर कर जाती है। क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं वो इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि उस चीज को खरीद सके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो राशन की दुकान पर राशन जो कम प्राइस में लोगों के लिए अवेलेबल कराती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का काम ही नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना या मार्केट में इंटरफेयर करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्शन सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं किया जाता। और इस तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम। प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम कहाँ होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। कहाँ होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जहां डिमांड और सप्लाई एकदम फ्री होकर प्राइस डिटरमाइन करते हैं और ये डिटरमाइन करते हैं कि सप्लाई कितनी क्वांटिटी में होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, ये सब पर प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। उम्मीद है यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की इकोनॉमी की, जिसका नाम है सोशलिस्ट। चलिए, अब हम अपनी सेकंड टाइप की इकोनॉमी पे चलते हैं, जिसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है ना, कि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। जो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा था, ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सब गवर्नमेंट करती है। यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उन सब पर कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, या देश में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हो, इन सब पर गवर्नमेंट का राइट होता है। और गवर्नमेंट ही देखती है कि कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे देश का डेवलपमेंट होगा, कैसे देश की ग्रोथ होगी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स होते ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स नहीं होते मतलब ना तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ना यहाँ पर प्राइवेट ऑफिसेस होते हैं, ना प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था, पहले आगे हमने पढ़ा है इसके बारे में, कि वहां पर क्या होता था, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते थे। लेकिन गवर्नमेंट जब काम करती है तो वो
प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती ही नहीं है। गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए। वो गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से प्रोड्यूस करती है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो सके, ठीक है। और इसी पूरे प्रोसेस को, जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा था कि प्राइस डिटरमाइन होता था मार्केट फोर्सेस से, तो उस इकोनॉमी को हम कहते थे फ्री मार्केट इकोनॉमी। मतलब वहां पर सब कुछ फ्री होके काम होता था, मार्केट के फोर्सेस जो होते थे एकदम फ्री होके काम करते थे। बट यहाँ पर कुछ भी फ्री होके काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। जब गवर्नमेंट इंटरफेयर कर जाए और प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही ना करे मार्केट में, तो उसे कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट इस तरीके से रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, इस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो जाए, और इसी सिस्टम को कहा जाता है प्लानिंग। इकोनॉमिक्स में प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमारा कोई गोल है हम उसको अचीव कर ले पर्सनली, नहीं। इकोनॉमी में प्लानिंग का मतलब होता है जब गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट ही देश का डेवलपमेंट करने के लिए पूरा काम संभालती है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है प्लान्ड इकोनॉमी। और जहां पर सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है प्लानिंग के थ्रू, जिसमें कि सोशल वेलफेयर किया जाता है। उम्मीद है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी सबको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने दो फॉर्म तो पढ़ लिए, ठीक है, एक कैपिटलिस्ट पढ़ लिया, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी पढ़ ली। लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि तीसरे तरीके की इकोनॉमी होती है? अगर मैं कहूं कि हाँ इंडिया है, ठीक है, हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पर हमें प्राइवेट भी मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मिलते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो एक और तरह की वर्ल्ड में इकोनॉमी लाई करती है जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत। चलिए देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या सब कुछ होता है। यहाँ पर दोनों सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, यानी कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सब पर प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स दोनों का ही राइट होता है। गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन का काम करती है, देखिए ना, गवर्नमेंट कंपनी सेल, गेल, बेल, ये सब गवर्नमेंट की कंपनी होती है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, यहाँ पे टाटा, अंबानी, बिरला सब होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व होगी, प्राइस मैकेनिज्म से भी और प्लानिंग के थ्रू भी। इसका एग्जाम्पल है इंडिया। उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आ गए होंगे। हमने तीन पढ़ी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर की फ्री मार्केट होती है, जहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है किससे? डिमांड से और सप्लाई से, ठीक है। और फिर हमने सेकंड पढ़ी जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पर कि गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये बुक क्लास 12th में होती थी तो ये बोर्ड में जरूर पूछा जाता था, और अगर आपको आगे जाके कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स चाहिए तो ये उसके लिए एकदम बेस है, और सीवीटी में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। उसके लिए आपको यहाँ से हमारे इकोनॉमी में शुरू होते हैं डायग्राम, आपको डायग्राम की समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी तक हमने पढ़ा कि देश में जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए पीपीसी कहता है यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है कि जितने भी रिसोर्सेज है हमारे, जितने भी रिसोर्सेज है पूरे इंडिया में, मान लीजिए पूरे इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उनका इस्तेमाल होकर सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, एप्पल और ऑरेंजेस। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि पीपीसी हमें बताता है क्या कि सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है। और कैसे होता है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स भी खराब नहीं होना चाहिए, और गिवन टेक्नोलॉजी से। तो हमें क्या समझ में आया? पीपीसी हमें ये बताता है कि सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोड्यूस हो रहा है पूरे देश में, किससे? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस और गिवन टेक्नोलॉजी से। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या होता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये बताता है कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी से सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन, दो गुड्स प्रोडक्शन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी से। देखिए यहाँ पर एप्पल और ऑरेंजेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है,
प्रोडक्शन हो रहा है, किससे हो रहा है, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनसे और टेक्नोलॉजी से। तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमें एप्पल दिया हुआ है, एप्पल की यूनिट्स दे रखी है, और जो एक्स एक्सिस है इस यहाँ पर हमें दे रखा है ऑरेंजेस की यूनिट्स, प्रोडक्शन की यूनिट। तब ये जो हमें टेबल है इसमें हमारा कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, ये बता रहे हैं कि कितना एप्पल है और कितने ऑरेंजेस है। जो हमारा कॉम्बिनेशन ए है ये हमें बताता है कि अगर हमने अपने सारे रिसोर्सेस एप्पल के प्रोडक्शन पे लगा दिए तो ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचता है, कोई रिसोर्स नहीं बचता है, तो उसका जीरो प्रोडक्शन होता है। अब आगे जाकर जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है ऑरेंजेस का, तो एप्पल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ए बी सी डी, और ये बता रहे हैं कि जैसे ही ऑरेंजेस के प्रोडक्शन बढ़ता है एप्पल का प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगर हम एक जमीन पर एप्पल और ऑरेंजेस दोनों उगा रहे हैं, अगर हमें ऑरेंजेस बढ़ाने हैं तो एप्पल कम होंगे। क्यों? क्योंकि जमीन जो है लिमिटेड है। ठीक है, या फिर अगर हम मान लो हमारे पास लोग हैं, मजदूर हैं, और अगर हमें ऑरेंजेस बना रहे हैं और एप्पल भी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऑरेंजेस का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो एप्पल का प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि वहां से मजदूरों को निकालकर या रिसोर्सेस को लगाकर कहां पर लगाना पड़ेगा, ऑरेंजेस के प्रोडक्शन में। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो पीपीसी बता रहा है कि दो चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किससे? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से। तो देखिए यहाँ पर ये डायग्राम यही बता रहे हैं। इसके कॉम्बिनेशन देखते हैं कि अगर 0 यूनिट है कॉम्बिनेशन ए पर, यहाँ पर डायग्राम में ए पर यह बताया गया है कि अगर 0 ऑरेंजेस है तो एप्पल की यूनिट 15 है। फिर जैसे जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3rd यूनिट, 4th, 5th यूनिट्स बढ़ी जाती है ऑरेंजेस की, एप्पल की कम हो जाती है 15 से 14, 12, 9, 9, 6, 3। तो और फिर 0 भी। देखिए जब सारे रिसोर्सेज हमने ऑरेंजेस पे लगा दिए उसका प्रोडक्शन करने के लिए, जब उसका प्रोडक्शन 5 यूनिट होता है तो एप्पल का कम होकर 0 हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा कि एक का प्रोडक्शन, यहाँ पर दो चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, और वो किससे हो रहा है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और गिवन टेक्नोलॉजी से। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। एजम्पशन मतलब हमें मानना ही पड़ेगा कि ये सारी चीजें हैं, वरना हमारा पीपीसी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला, जैसे कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस हो रही है पूरी इकोनॉमी में, एप्पल और ऑरेंजेस की। और किससे हो रही है? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स की एक यूनिट भी वेस्ट नहीं हो रही, सारे जो रिसोर्सेज है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। और टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, ना तो वो अपग्रेड हो रही है ना ही डिग्रेड हो रही है। टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, यहाँ तक कि रिसोर्सेज भी फिक्स्ड है। रिसोर्सेज फिक्स्ड का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है देश में, ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पर मान लीजिए 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वो 140 करोड़ की ही है, और सारे 140 करोड़ लोग जो है वो रिसोर्स है, और वो सब काम पर लगे हुए हैं। ठीक है, एक भी रिसोर्स खाली नहीं जा रहा है। लेकिन हम 140 को 141 नहीं कर सकते, ना ही तो 139 कर सकते हैं, ना तो हम रिसोर्स बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं। तो ये है इसके एजम्पशन कि रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होती है, ना तो अपग्रेड कर सकते हैं ना ही डिग्रेड कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि एक भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता, और सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन होता है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके, एप्पल और ऑरेंजेस। और सबसे बड़ी बात कि जो लेबर एप्पल का प्रोडक्शन करने में ज्यादा एफिशिएंट है, उतना ही वो ऑरेंज को प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट नहीं होंगे। मतलब कि वो सिर्फ एक ही चीज में स्पेशलिस्ट है एप्पल के प्रोडक्शन में, अगर उनको ऑरेंज के प्रोडक्शन में लगाना जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, यानी कि एप्पल से ज्यादा रिसोर्स ऑरेंज पे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, वो सिर्फ एक ही के प्रोडक्शन में एफिशिएंट होते हैं, दूसरे में वो एफिशिएंट नहीं होते। तो उम्मीद है ये एजम्पशन समझ में आ गए होंगे कि रिसोर्सेज फिक्स्ड होते हैं, हम रिसोर्सेज बढ़ा नहीं सकते। टेक्नोलॉजी फिक्स होती है, ना तो अपग्रेड कर सकते हैं ना डिग्रेड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट फुल होता है, यानी कि रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहे। सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है,
और रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है, दूसरे के प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं है। तो ये इसके एजम्पशन होते हैं। अब चलिए अब हम पढ़ते हैं पीपीसी की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली बात, जो पीपीसी कर्व होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, देखिए दो चीज का प्रोडक्शन दिखा रहा है, वो एप्पल का ऑरेंज का, ठीक है ना। बट हमें ये भी देखना पड़ रहा है कि जो इसका स्लोप है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि डाउनवर्ड गिर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं, ये 15 था तो इसका प्रोडक्शन 0 हो रहा है। जब इसका प्रोडक्शन कम होकर 14 होगा तभी इसका प्रोडक्शन बढ़कर 1 यूनिट होगा, ये देखिए बी पॉइंट पर। और जैसे ही इसका और ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा यूनिट 2 तक, तो इसका प्रोडक्शन और कम होगा। ये डाउनवर्ड स्लोप जो है वो यही बता रहा है कि अगर एक का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, इसीलिए इसका स्लोप डाउनवर्ड है। देखिए इको में डायग्राम के अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप डायग्राम समझ सकते हैं, आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोप है, ये कॉनकेव स्लोप है, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहां पर कि हम सिर्फ डायग्राम के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि इको का काम ही यही होता है। मैं पिछले 10 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, जहां पर कि मैं सेकेंड क्लास में सबको यही बताती हूँ कि भाई आपको डायग्राम्स आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसके लिए एक अलग से क्लास करेंगे जल्दी ही। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो इसका स्लोप है वो नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे ही ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, एप्पल का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए जो इसका स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक के प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरे का कम हो रहा है। दूसरे का बढ़ाया जाएगा तो एक का कम करा जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेस बढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं, वो लिमिटेड है। एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम करेंगे, इसीलिए इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी कि डाउनवर्ड क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का कम किया जाएगा। तो ये होती है पीपीसी की पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है दोनों के प्रोडक्शन में। इनवर्स मतलब उल्टा रिलेशन। कैसे? एक का प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरे का कम हुआ, तो ड्यू टू दिस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ, देखो एक के चेंज में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो एक में नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन है। एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा बिल्कुल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो उम्मीद है पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि स्लोप होता है पीपीसी का वो डाउनवर्ड होता है। वो डाउनवर्ड होता है क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ता है, दूसरे का कम होता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो जो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है वो होती है कि ये कॉनकेव शेप होती है। देखिए इस शेप को कहते हैं कॉनकेव। केव का मतलब होता है कि ये ओरिजिन है। मान लीजिए जो 0 है ये ओरिजिन है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर बैठा है, तो उसके पास ये जो स्लोप है, ये जो बाउंड्री जा रही है, कर्व जा रहा है, ये ऐसा होना चाहिए कि ये केव बन रहा है। अब ये ऐसा क्यों बन रहा है? ये स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा? और ये कॉन्वेक्स क्यों नहीं जा रहा? ये कॉनकेव ही क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। देखिए यहाँ पर जो ऑरेंज की यूनिट बढ़ रही है वो हमेशा इक्वल रेट से बढ़ रही है, एक यूनिट ही बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे एक बढ़ा, फिर उसके बाद 2 बढ़ा, 3, यानी कि ऑरेंजेस की यूनिट में इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है, एक यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि बराबर बराबर हो रहा है। लेकिन अगर हम एप्पल के डिक्लाइन में बात करें कि इसके प्रोडक्शन में डिक्लाइन तो हो रहा है, डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? पहले इसने इसकी 1 यूनिट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 1 यूनिट कम की, अब इसकी 1 ही यूनिट को बढ़ाने के लिए इसने यहाँ पर 2 यूनिट करी कम, ठीक है। यानी कि 15, 14, 13 इस हिसाब से यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर इसका डिक्लाइन नहीं हो रहा है एप्पल के प्रोडक्शन का, ठीक है। ये हमेशा इंक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। रेट होता है इनके बीच का डिफरेंस, जैसे कि 15 और 14 कितने का हुआ यहाँ पर डिफरेंस? 1 यूनिट का। फिर उसके बाद फिर डिक्लाइन हुआ लेकिन 2 यूनिट का, फिर हुआ 3 यूनिट का, फिर हुआ 4 यूनिट का। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एप्पल का प्रोडक्शन कम तो हो रहा है, एप्पल का प्रोडक्शन कम हो रहा है ऑरेंज के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये जो प्रोडक्शन कम हो रहा है ना, इसकी जो रेट आ रही है, यानी कि त्याग की दर आ रही है, सेक्रीफाइस करने, इसका सेक्रीफाइस हो रहा है इसके गेन के लिए। तो जो इसका सेक्रीफाइस हो रहा है ये इंक्रीजिंग रेट के साथ हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट मतलब घट रहा है, लेकिन तेजी से घट रहा है। पहले 1 यूनिट कम हुआ, फिर 2 यूनिट। तो इस वजह से जो इसका शेप है
वो कैसी है, कॉनकेव है, क्योंकि देखिए अगर ये सेम, अगर मान लीजिए जैसे कि ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज 1 यूनिट से बढ़ रहा है, अगर इसी यूनिट से एप्पल 1 यूनिट से कम होता तो ये स्ट्रेट लाइन में आता, करेक्ट ना, स्ट्रेट लाइन में आता, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा, ये कॉनकेव है, यहाँ पर केव बन रही है ऑरेंज, अगर हम ओरिजिन से देखें तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एप्पल के सेक्रीफाइसिंग रेट है वो हमेशा बढ़ती हुई आ रही है, सेम रेट से नहीं आ रही है, बढ़ती हुई आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर से समझते हैं कि क्या हो, देखिए यहाँ पर पहले सिर्फ इतना सा इसमें डिफरेंस था, फिर थोड़ा और इसने डिफरेंस किया, फिर और डिफरेंस हुआ, फिर और डिफरेंस हुआ, फिर बहुत ज्यादा एकदम ही जीरो चला गया, ठीक है। लेकिन ये जो रेट है ना, ये इक्वल नहीं आ रही है कम होने की, ये बढ़ती हुई आ रही है, इसी वजह से जो इसका स्लोप है वो कैसा है, कॉनकेव है। अगर स्ट्रेट होता तो ये स्ट्रेट होता है यहाँ पर, ठीक है, अगर मतलब कि यहाँ पर जो रेट है वो इक्वल होती तो ये स्ट्रेट लाइन होती है यहाँ पर, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कॉनकेव है। क्यों, क्योंकि एक यूनिट को गेन करने के लिए दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, लेकिन ये सेक्रीफाइसिंग रेट हमेशा बढ़ती हुई आ रही है। क्यों, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो रिसोर्सेस एप्पल के प्रोडक्शन में एफिशिएंट थे वो ऑरेंज के प्रोडक्शन में एफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए एप्पल को छोड़कर जब ऑरेंज का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो एक यूनिट ऑरेंज की एक्स्ट्रा प्राप्त करने के लिए एप्पल की मोर एंड मोर यूनिट त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिसोर्सेस एप्पल बना सकते थे वो ऑरेंज इतने अच्छे तरीके से नहीं बना सकते, तो इसीलिए यहाँ से ज्यादा रिसोर्स ट्रांसफर होंगे और प्रोडक्शन करेंगे वो ऑरेंज का। जब यहाँ से ज्यादा रिसोर्स यहाँ पर ट्रांसफर होंगे तो इसके सेक्रीफाइसिंग रेट भी ज्यादा से ज्यादा आएगी, और इस ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइसिंग रेट को ही कहा जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक का प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है तो दूसरे के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ता है, लेकिन ये डिक्रीजिंग वाली रेट जो होती है वो हमेशा बढ़ती हुई आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेस एप्पल के प्रोडक्शन में अच्छे थे वो ऑरेंज में नहीं होंगे, ऑरेंज के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, मैं 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, मेरा साइंस उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम रिसोर्स वहां लगाना पड़ेगा सिर्फ उसका एक चैप्टर पढ़ने में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से मुझे चैप्टर लूज करने पड़ेंगे इकोनॉमिक्स से साइंस या मैथ्स के लिए। सेम यहाँ पर है कि इनके पास रिसोर्स अच्छे नहीं है तो इनको ज्यादा से ज्यादा टाइम या ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स ऑरेंज में लगाने पड़ेंगे, तो ज्यादा तेजी से इंक्रीजिंग रेट के साथ एप्पल का प्रोडक्शन कम होगा, और इसी रेट को कहा जाता है एमओसी। तो हम कह सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही पीपीसी का जो स्लोप होता है वो, सॉरी, जो पीपीसी की शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव होती है। चलिए, तो यहां तक उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है, आप सभी का दिल से थैंक यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय।